की सुरक्षा किसके भरोसे, ये सवाल एक बार फिर उठा है, क्योंकि एक मनचले ने एक लड़की पर एक दो बार नहीं बल्कि कई बार चाकुओं से वार किया। ये मनचला इस लड़की को 2.5 साल से परेशान कर रहा था। लड़की के घर वालों ने थाने में शिकायत की और मामला दर्ज करवाया, लेकिन इसके बावजूद जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा था। इतना ही नहीं, वो हमेशा लड़की और उसके परिवार वालों को धमकियां भी देता था। और कल तो हद हो गई जब आरोपी प्रदीप नाम के इस शख्स ने 10 वार कर दिए चाकुओं से लड़की पर। फिलहाल लड़की की हालत नाजुक है और वो एम्स के ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। हालांकि बाद में आरोपी ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस ने शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। पिछले 2.5 साल से यह मनचला लड़की को परेशान कर रहा था और बताया जा रहा है कि शादी से इनकार करने पर आरोपी ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए लड़की पर। 10 वार किए लड़की पर चाकू से, जिसकी वजह से वो घायल हुई और नाजुक हालत में इस वक्त एम्स में भर्ती है। जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है पीड़ित लड़की। परिवार वालों ने इस मामले में कई बार शिकायत कराई, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। और दरअसल ये पूरा मामला है क्या, 2.5 साल से किस तरह से ये मनचला परेशान कर रहा था और परिवार के साथ लड़की कैसे परेशान हो रही थी, पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। एक सिरफिरे का सनसनीखेज कारनामा, शादी से इनकार पर लड़की पर चाकू से वार। यह तस्वीर उस लड़की की है जो एक मनचले की शिकार हुई है। सनकी ने इस लड़की के जिस्म के हर हिस्से पर चाकुओं से वार किया है। फिलहाल ये लड़की एम्स के ट्रॉमा सेंटर में पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और अनहोनी की आशंका को लेकर माँ बाप का दिल बैठा जा रहा है। वो बोलती थी मेरे को ये लड़का बहुत परेशान करता है और मेरे को ये जीने नहीं देगा और मेरे को किसी दिन कत्ल कर देगा। तो हम बोलते थे कुछ ना होगा, कुछ नहीं करेगा तेरा। तो बोल रही थी एक बार तुम सोच समझ कर थाने में कंप्लेंट करो ताकि ये बाहर ना आए। अगर ये बाहर आएगा तो मुझे मार देगा जान से। परिजनों का आरोप है कि दिल्ली के मुनीरका का रहने वाला प्रदीप नाम का लड़का पिछले 2.5 सालों से उनकी लाडली को आते जाते छेड़खानी कर रहा था, जिसकी शिकायत लड़की के पिता ने पुलिस थाने में भी दर्ज कराई। बावजूद इसके प्रदीप लड़की को परेशान करने के अलावा लड़की के घर वालों को भी धमकी दिया करता था। मेरी लड़की को हमेशा चक्कू दिखाता, ब्लेड से वार करता। मेरे साथ लड़की के साथ कई बार मारपीट करी, उसका मुंह भी सुझाया, उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, गाली गलौज करता था। उसके बाद में मैंने एक बार एफआईआर दर्ज करी। उन्होंने क्या काम किया कि उसको कच्ची जमानत में छोड़ दिया। एक तरफा प्यार में पड़े सन की प्रदीप ने इस लड़की के शरीर पर तकरीबन 4 वार किए। वारदात 2 दिन पुरानी है। आरोप है कि मुनीरका के इसी कमरे में प्रदीप ने लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए और उसे अधमरा छोड़कर सीधे पुलिस थाने पहुंच गया और खुद को सरेंडर कर दिया और पुलिस के सामने अपने कारनामे का पूरा सच बयां कर दिया। शुरुआती तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोपी प्रदीप को जेल भेज दिया है। प्रदीप अपनी खौफनाक करतूत का अंजाम भुगतने के लिए अब सलाखों के पीछे है और ये लड़की अस्पताल में पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। शाहनवाज खान, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो लड़की पर एक के बाद एक 10 वार किया आरोपी ने और खुद ही आरोपी ने जाकर सरेंडर भी कर दिया पुलिस के सामने। लेकिन सवाल यह उठता है कि पुलिस में बार बार इस बात की शिकायत कराई गई थी। 2.5 साल से पूरा यह मामला चल रहा था, जब से मनचला लड़की को परेशान कर रहा था। ना सिर्फ लड़की को परेशान कर रहा था, परिवार को भी धमकियां देता था। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये बड़ी लापरवाही है पुलिस की तरफ से। बार बार शिकायत दर्ज कराई जाती है पुलिस में, उसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है।
जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 2.5 साल से प्रदीप इस लड़की को परेशान कर रहा था। लड़की कई बार अपने परिवार को इस बारे में शिकायत कर चुकी थी और जब अभी कुछ दिन पहले लड़की ने अपने परिवार को बोला कि इस मामले में संजीदगी से काम ले, जाकर सीधा पुलिस को इस मामले की कंप्लेंट दर्ज कराए, क्योंकि प्रदीप उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, उसको लगातार उसके साथ मारपीट भी करता था, रास्ते में चाकू उसके परिवार को दिखाता था, लड़की को दिखाता था। तो उसके बाद जब इसके पेरेंट्स ने शिकायत की थाने में, तो आरकेपुरम थाने के अंदर शिकायत की गई थी। आरकेपुरम थाने की पुलिस प्रदीप को हिरासत में लेती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। जितेंद्र, जो आरोपी है उसका पक्ष भी सामने आया है? जी, आरोपी का पक्ष अभी तक सामने नहीं आया। परिवार का, लड़की के परिवार के ये आरोप है जिनके बिना पर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और साथ ही जिस वक्त लड़की को प्रदीप ने चाकू मारा, उसके सीधे उसके बाद प्रदीप आरकेपुरम थाने पहुंचा और खुद को वहां पर सरेंडर कर दिया है। तो अभी फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा आपका। तो मनचले ने पहले लगातार 2.5 साल तक वो परेशान करता रहा लड़की को और आखिरकार उसने शादी का प्रपोजल रख दिया और लड़की ने मना कर दिया तो लड़की पर हमला कर दिया, 10 चाकू के वार किए। गंभीर हालत में लड़की को एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी में विकास की जगह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति फिर उफान पर है। मुरादाबाद के कांट में लाउडस्पीकर विवाद में बीजेपी की महापंचायत को लेकर प्रशासन और बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए। टकराव के हालात इस कदर बिगड़े कि जिला अधिकारी चंद्रकांत पथराव में गंभीर रूप से जख्मी हुए तो एसएसपी धर्मवीर को भी भीड़ ने दौड़ा लिया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रशासन ने बीजेपी के सांसदों और विधायकों को महापंचायत से पहले हिरासत में ले लिया था। प्रशासनिक फैसलों के सियासत के टकराव की इस तस्वीर में जिला का प्रशासनिक प्रमुख ही घायल हो गया। मुरादाबाद के कांट में अराजकता, हिंसा और झड़पों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में प्रशासन लाचार हो चला है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सियासत पूरे परवान पर चढ़ गई है। मंदिर से उतारे गए लाउडस्पीकर को फिर से लगाने के सवाल पर कांट में बीजेपी की महापंचायत ने आग में घी डाल दिया तो प्रशासन ने महापंचायत पर प्रतिबंध का ऐलान कर इस टकराव की बुनियाद रख दी। नेपाल सिंह सांसद रामपुर, सत्यपाल सैनी सांसद संभल, कंवर सिंह तंवर सांसद अमरोहा, सर्वेश सिंह सांसद मुरादाबाद, संगीत सोम विधायक सरधना, इन सभी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में तो ले लिया, लेकिन जनता के बेकाबू गुस्से का जो लावा पुलिस के खिलाफ भड़का तो प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए। रेल पटरियों समेत जिसे जो जगह मिली वो वहीं से प्रशासन को चुनौती देने लगा और यहीं से शुरू हुआ वो हिंसक सिलसिला जिसमें डीएम तक घायल हुए। हालात बिगड़ने पर इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ गया। फिलहाल इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स, पीएससी समेत भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है और दूसरी ओर राजनीति पूरे शबाब पर पहुंच गई। बीजेपी हिंसक हालात के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है तो विपक्ष बीजेपी नेताओं पर ही धर्म की राजनीति को तूल देने का आरोप लगा रही है। मैं इस माहौल का कतई समर्थक नहीं। जन आंदोलन में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार मुरादाबाद का प्रशासन और सरकार है, यह कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से कभी परिक्रमा के नाम पर, कभी महापंचायत के नाम पर, कभी दूसरे तमाम ऐसे आयोजन वो करते रहे हैं जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़े और इस प्रदेश में अराजकता में लोग तहस नहस हो जाए, पूरा हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो समाप्त हो जाए। समाजवादी सरकार में ये उनका जो इरादा है जिससे समाज के अंदर विघटन पैदा हो, दूरी पैदा हो और लोगों में नफरत भर जाए, इसको समाजवादी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कानून को अपना काम करना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी सामाजिक संस्था को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का हक नहीं और भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से दंगा फसाद करा करके हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहती है। सवाल उठने लाजमी है कि तनाव के हालात में राजनीति पर ब्रेक क्यों नहीं लगाया जा रहा। आखिर बीजेपी के 4 सांसद और विधायक क्यों मुरादाबाद में डटे हुए हैं? तनाव के हालात में क्यों महापंचायत बीजेपी नेताओं ने बुलाई? जबकि हकीकत ये भी है कि खुद मुरादाबाद के बीजेपी सांसद सर्वेश सिंह ने भी समाजवादी पार्टी के विधायक अनीसुर रहमान के साथ मिलकर विवाद का सर्वसम्मति से रास्ता निकालने की पहल की थी।
प्रशासन ने तनाव के हालात में सुलह और समझौते के लिए बीच का रास्ता निकालना तय कर लिया था, लेकिन स्थानीय बीजेपी नेता सांसद के समझौता फॉर्मूले को खारिज कर महापंचायत करने पर इस कदर अड़े कि मुरादाबाद समेत पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश फिर से मुजफ्फरनगर वाले दंगे के हालात की तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। सवाल है कि क्या जानबूझकर यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए कांट के विवाद को तूल नहीं दिया गया। मुरादाबाद से गजनफर अली के साथ प्रशांत गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो मुरादाबाद के कांट में शुक्रवार को बीजेपी की ओर से आयोजित महापंचायत रोके जाने के सवाल पर जो टकराव हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पथराव में खुद जिलाधिकारी तक घायल हो गए, जिन्हें अब इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया। हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कल तनावपूर्ण हालात थे, कल बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता आमने सामने थे पुलिस के, आज किस तरह के हालात हैं वहां पर? देखिए, आज कांट के मैं उसी गांव में खड़ा हुआ हूं, उसी मंदिर के ठीक सामने खड़ा हुआ हूं। विद्या, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वही मंदिर है जिसको लेकर पूरा तनाव हुआ। गांव के अंदर ये कांट कस्बा है मुरादाबाद का, उसमें एक नया गांव है। उस गांव की ये मंदिर है जहां पर ये पूरा बवाल हुआ था। यहाँ पे एक लाउड स्पीकर लगा हुआ था, उस लाउड स्पीकर को लेकर, उसे हटाने को लेकर यहाँ पे बवाल शुरू हुआ और उसके बाद इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण हो गया। आज की बात आप जो कर रहे हैं वो वहां आज फिलहाल यहाँ पे शांति है। अभी तक पुलिस फोर्स वगैरह पूरे कांट कस्बे में फैली हुई है जगह जगह पर, और लोगों को, जिनको भी लगता है पुलिस को कि ये लोग अशांति फैला सकते हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। कल 4 सांसदों, 2 विधायकों समेत बीजेपी के कई नेताओं को, करीब 550 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें शाम को निजी मुचलके के बाद छोड़ दिया गया। हालांकि अभी भी कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको हिरासत में रखा गया है। इसके अलावा पुलिस चिन्हित कर रही है कि प्रशांत, क्या इस तरह की कोई जानकारी है कि आज भी बीजेपी की तरफ से कोई प्रदर्शन या फिर किसी तरह से पुलिस के साथ वो एक बार फिर से आमने सामने आ सकते हैं? क्योंकि लगातार कोशिश जिस तरह की कल हुई महापंचायत न होने की वजह से और नेताओं की गिरफ्तारी के बाद, क्या आज फिर उस तरह का कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है सुबह? देखिए, बीजेपी की तरफ से एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी जिसमें इस पूरे मामले को देखने की बात कही गई थी। आज उस कमेटी की मुरादाबाद में बैठक है जिसमें वो तमाम लोग, 5 जो सदस्यीय कमेटी है वो बैठेगी और पूरे हालात का जायजा लेगी और अगली रणनीति बनाएगी। तो हो सकता है कि मुरादाबाद, चूंकि आज कांट में नहीं है, पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा मुरादाबाद शहर के अंदर आज ये मीटिंग होनी है, उस मीटिंग के बाद अगली रणनीति का खुलासा होगा, क्योंकि जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से इस बात पे आमादा है कि यहाँ पर जो लाउड स्पीकर है उसको यहाँ पे लगाया जाए, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा नजर बनाकर रखिए। प्रशांत, शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांट में जो हालात थे तनावपूर्ण, उस पर फिलहाल काबू पा लिया है प्रशासन ने, लेकिन आज एक बार फिर से मीटिंग बुलाई गई है और उसके बाद आगे ये साफ होगा कि बीजेपी आगे क्या कुछ करने जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया है कि हालात बेकाबू ना हो। आगे बढ़ते हैं, बात अब करते हैं इराक में फंसी हुई नर्सों की। इराक में फंसी 40 भारतीय नर्सों की आज वतन वापसी हो रही है। सभी नर्सें आज कोच्चि पहुंच जाएंगी। सभी नर्सों को वापस लाने के लिए भारत से विशेष विमान इराक के इरबिल रवाना हो चुका है वहां से, और इन नर्सों ने अपने घर वालों से बात कर अपने महफूज होने की भी जानकारी दे दी है। इन नर्सों की सुरक्षित वापसी को मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है। दुआओं ने असर दिखाया है, ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली है और अब बूढ़े माँ बाप अपनी बेटियों का दीदार करने को बेताब हैं। बच्चे अपनी माँ के आंचल से लिपटने का इंतजार कर रहे हैं। इराक से लौटने वाली 46 नर्सों के परिवार के लिए आज का दिन जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा लेकर आने वाला है। आज इराक से 46 नर्सें वापस आ रही हैं। बीते कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा लेकर आने वाला है। आज इराक से 46 नर्सें वापस आ रही हैं। बीते कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच झूलने वाली ये नर्सें आज सुबह कोच्चि पहुंच जाएंगी। I can confirm to you that those Indian nurses who were yesterday moved against their will are now free. इससे पहले शुक्रवार शाम दिल्ली से इराक के इरबिल शहर से इन नर्सों को लाने के लिए एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट रवाना हो चुकी है। कई नर्सों ने
खुद अपने परिजनों से बात कर अपने महफूज होने की खबर दी है। केरल की रहने वाली इन 46 नर्सों को गुरुवार को ISIS के आतंकियों ने बंधक बना लिया था। इससे पहले सभी नर्सें तिक्रित के एक अस्पताल के बेसमेंट में छिपी हुई थी। So it is our duty. We only did a normal thing. It is our responsibility to protect the interest of the families. जाहिर है इराक में चल रहे गृह युद्ध में फंसी इन नर्सों को सुरक्षित निकालना भारत सरकार के लिए एक बेहद ही बड़ी चुनौती थी। न्यूज 24 से बातचीत करते हुए रामविलास पासवान ने उन दिनों को याद किया जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे। वक्त बीत जाता है पर यादें कभी नहीं मिटती। दिन गुजर जाते हैं लेकिन बीते दिनों की यादें पीछा नहीं छोड़ती। जहन में कुछ ऐसे ही पल हमेशा जिंदा रहते हैं जो दिल और दिमाग के बेहद करीब होते हैं, और जब यादें ताजा होती हैं तो कसक भी साफ नजर आने लगती है। बात खाद्य मंत्री रामविलास पासवान की हो रही है, जो रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से मिलने उनके दफ्तर गए थे, जो कभी बतौर रेल मंत्री रामविलास पासवान का भी दफ्तर हुआ करता था। न्यूज 24 ने जब रामविलास पासवान से उनके रेल मंत्री होने के दिनों के बारे में पूछा तो रामविलास पासवान के चेहरे में उठे भावों ने साफ कर दिया कि रेल मंत्री ना बनाए जाने की कसक अब भी बाकी है। याद आया कि आप रेल मंत्री के तौर पर यहाँ पे आते थे, कुछ कसक होती थी कि रेल मंत्री मिलता ज्यादा अच्छा लगता? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग काफी दिन के बाद आए थे और अच्छा हुआ, अपने रूम को देख करके अच्छा लगा है ना, तो कल मतलब। तो सुना आपने, रामविलास पासवान ने भी माना कि अपने पुराने दफ्तर में आकर उन्हें अच्छा लगा। हालांकि वो खुलकर कुछ कहने से बचते नजर आए, लेकिन जो बात जुबान तक नहीं आ पाती, कभी कभी उस बात की गवाही चेहरा दे देता है। याद आया कि आप रेल मंत्री के तौर पर यहाँ पे आते थे, कुछ कसक होती थी कि रेल मंत्री मिलता ज्यादा अच्छा लगता? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग काफी दिन के बाद आए थे और अच्छा हुआ, अपने रूम को देख करके अच्छा लगा है ना, तो कल मतलब। रामविलास पासवान के साथ उनके बेटे सांसद चिराग पासवान भी थे। जब यही सवाल चिराग पासवान से पूछा गया तो चिराग सवाल को हंसकर टाल गए। अच्छा नहीं होता कि अगर रामविलास जी रेल मंत्री बन जाते? थैंक यू। पासवान एनडीए सरकार में जून 1996 से मार्च 1998 तक रेल मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी पासवान को रेल मंत्रालय मिलने की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हो पाई। रामविलास पासवान की वो कसक साफ दिख रही थी जब वो रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से मिलकर आए, क्योंकि उन्हें ये कसक हो रही थी कि अगर वो रेल मंत्री बनते तो ज्यादा बेहतर होता।